दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। आज का ब्लॉग होने वाला है एपिसोड 13 के क्वेश्चन आंसर, जिसमें दूसरा ही कमेंट ये था कि दीदी अपनी प्लीज डाइट शेयर कर दो, क्योंकि हम तो थक जाते हैं, आपकी तरह काम नहीं कर पाते लगातार। और साथ में थोड़े से जॉब और थोड़े से पति पत्नी या घर के सास ससुरों से रिलेटेड क्वेश्चन एज यूजुअल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन आया है डाइट से रिलेटेड, कि उनकी क्यूरियोसिटी ये है कि एक तो मतलब मैं बिना थके कैसे काम करती हूँ लगातार कई कई घंटे। और बहुत बार जो ब्लॉगिंग चैनल पे आता है वो ये आता है कि 43 की एज में भी मेरा साइज क्यों मेंटेन है। और पिछले, मैं आपको बताऊँ, 13-14 साल से सेम साइज मेंटेन है, वो कपड़े आ जाते हैं। तो वो कैसे होता है। तो ये ना डाइट प्लान कुछ नहीं है। अब आपको यकीन आए या आपको लगे कि ऐसे ही कह रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में कोई डाइट प्लान नहीं है कि फिक्स ये करना ही करना है। लेकिन हाँ, एक अमाउंट फिक्स है, एक तरीका फिक्स है खाने का। अमाउंट जितना मुझे लगता है कि उतना खा के 2 से ढाई घंटा मुझे बिना भूख लगे मैं काम कर सकती हूँ। अमाउंट वो तो वो आपके शरीर के अनुसार आपको पता लगेगा कि आपका फिजिकल वर्क कितना है और कितना खाना खा के आप इजीली 2-2.5 घंटे काम कर पाते हो। ना आपको उसमें ओवर लग रहा है, ना आपको उस 2-2.5 घंटे में भूख लग रही है। ठीक। दूसरी चीज़ क्या आती है कि तरीका, बजाय 3 मील यहाँ तक भर के खाने के 6 मील ले लूँ, ये कोशिश रहती है। सुबह नाश्ता ज़रूर, चाहे सुबह 4 बजे निकलना हो या 3 बजे निकलना हो या 8 बजे निकलना हो, सुबह नाश्ता ज़रूर करूँगी। उसके बाद फिर स्कूल में जाके इंटरवल होता है जब 10:30 बजे या 11:30 बजे, उस टाइम पे भी मैं प्रॉपर एक पराठा या जो भी मैंने नाश्ते में बनाया होता है वो लेती हूँ। कोई फ्रूट भी ले जाती हूँ अक्सर, अगर फ्रूट अवेलेबल है घर में, ख़त्म नहीं हो रहा तो फ्रूट भी जाता है उस टाइम पे। ठीक है जी। फिर मैं आने के बाद भी खाना खाती हूँ। मन करेगा 1 रोटी या 2 रोटी या फिर चावल, 90% चावल बनते हैं दोपहर में गर्म के चक्कर में। तो एक मतलब आप मान के चलो, एक बाउल जो सब्जी वाला लेते हैं ना, उसका एक बाउल लगभग चावल, बहुत ज़्यादा भर के प्लेट कभी भी नहीं लेती मैं। इसके बाद शाम में चाय पी ली, तो चाय के साथ अक्सर कुछ नहीं लेती, लेकिन अगर फ्रूट्स मैंने वहाँ पे नहीं खाए हैं तो शाम को फ्रूट, या फिर कोई, अब मान लीजिए सर्दी चल रही है, गुड़ की पट्टी, है ना, या फिर कोई और चीज़, लेकिन हल्की, ज़्यादातर ना के बराबर, उस टाइम पे कुछ नहीं। फिर डिनर आता है तो डिनर में अपनी 2 रोटी सब्जी, सिंपल रहता है। अगर कुछ साथ में है तो रख लिया, नहीं तो सिंपल 2 रोटी और एक सब्जी, इतना होता है। दूध पहले पिया करती थी, लेकिन अब मुझे डाइजेस्ट नहीं होता दूध, परेशानी होती है उसके बाद, मतलब लगता है कि भारी बन हो रहा है, नींद नहीं आ रही। और सुबह मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता अगर मैं सोचूं नाश्ते के साथ पी के जाऊँ, ना ठंडा ना गर्म। तो अब मैं विटामिन डी के लिए कैल्शियम की टैबलेट लेती हूँ, या फिर वो जो विटामिन डी की मैंने आपको दिखाई थी वीक में एक, वो वाली टैबलेट ले रही हूँ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप फ्रूट खा रहे हो तो आपको विटामिन मिलते रहेंगे। इसके अलावा आयरन के लिए आप जो सब्जियां खा रहे हो वहाँ से आपकी पूर्ति हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है फिर भी थकावट ज़्यादा हो रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, आप आयरन की टैबलेट ले सकते हो। फिलहाल मैं इसमें नहीं ले रही हूँ कुछ भी, क्योंकि जितना खाना है उतने में हो जाता है आई थिंक। इसके अलावा मेन जो दिक्कत आती है वो कैल्शियम की कमी से आती है। उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जड़ में सिर्फ कैल्शियम है, तो उसमें आप दूध ले सकते हो, मखाने ले सकते हो, या फिर एंड ऑप्शन वही है कि आप कैल्शियम की टैबलेट या फिर विटामिन डी की टैबलेट आप ले लो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है उस वे में आ जाती हैं। तो उसमें मैं रोटी भी खा रही हूँ, चावल भी खा रही हूँ, दाल भी खा रही हूँ, सब्जी भी खा रही हूँ, लेकिन सब खा थोड़ा थोड़ा रही हूँ। तो जो एनर्जी आप पूछ रहे हो ना, वो अगर आप गाड़ी से एक कंपैरिजन करके देखो बॉडी का, गाड़ी कब धुआं देगी, कब काम करना बंद कर देगी, या तो वो बहुत देर से चलती जा रही है, गर्म हो गई है, वो हो गई आपकी थकान, या फिर आप उसमें तेल नहीं डाल रहे तो उसमें फ्यूल कम हो गया। अगर इसको बॉडी पे आप मान के देखो तो या तो आपकी बॉडी जब थक रही है यानी कि आप एक्चुअल में थक गए हो, बहुत घंटे से काम कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मतलब 10 से 12 घंटे में मानती हूँ कि आदमी लगातार काम कर सकता है, इंसान ईजियली बीच बीच में स्विच करता रहे अपनी एनर्जी को, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाता रहे, तो वो 12 घंटे आराम से काम कर सकता है फुल एनर्जी के साथ।
तो उसमें ये है कि या तो आपने काम बिना ब्रेक लिए लगातार करते जा रहे हो और लगातार एक ही तरीके का काम कर रहे हो, इसलिए थक जाते हो। मेंटल फिजिकल इन कामों में स्विच करते रहो तो आप लगातार काम कर जाओगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि खाना 3 टाइम पूरा भर के ना खाने के बजाय छोटे छोटे 6 मील लो, तो उसमें आप भी स्वस्थ भी रहोगे, ईश्वर ने चाहा तो कोई बीमारी भी नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपकी बॉडी को वो आप ले रहे हो, किसी भी मील में ले रहे हो, लेकिन आ रहे हैं पूरे दिन में एक बार आपके शरीर में। और दूसरी चीज़, आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा, साथ में आप काम करते चले जाओगे फुल एनर्जी के साथ। तो ये है जी मेरा डाइट का सीक्रेट, जो हमेशा ब्लॉगिंग चैनल पे भी पूछा जाता था, यहाँ भी। तो आपको चीज़ें जो खानी है उनमें वैरायटी होनी चाहिए, उनकी क्वांटिटी आपको जितना मन है उससे थोड़ी सी कम ही खानी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि बजाय इतने सारे 3 मील बहुत बड़े ना लेके आप 6 मील छोटे छोटे लो, तो वो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में आसानी रहेगी और आप ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड ले पाओगे। एक क्वेश्चन आया कि ये हेलो दी, मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा मनी प्रॉब्लम है और मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मुझे केक बनाना भी आता है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। जो मैंने वीडियो शेयर किया था गृहिणियों के लिए कि वो घर से कैसे कमा सकती हैं बिना किसी के सपोर्ट पे, उस पर बहुत सारे कमेंट आए, लेकिन सब कमेंट्स का सार यही था कि ये करना है, अब इससे आगे का बताओ। तो मैंने इससे पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि मैंने आपको फील्ड सुझाए हैं कि जिनमें आप कर सकते हो। अब उनसे रिलेटेड साइट्स, उनसे रिलेटेड काम आपको कहाँ पर मिलेंगे ऑनलाइन, ये सर्च मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए, क्योंकि मैं हर एक फील्ड में इतनी प्रिसाइज नॉलेज नहीं जमा कर पाऊंगी चाह कर भी। और दूसरी चीज़, आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें ज़्यादा अच्छे से ढूंढ पाओगे। आप जैसे इन्होंने बोला कि केक बनाना आता है लेकिन कैसे करें, अगर मैं इनकी जगह खुद को रख के सोचूं तो बेसिकली है कि केक मुझे बनाना आता है तो मैं वीडियोस वगैरह देख के ऑनलाइन उसे इस तरीके का केक क्रिएट करने की कोशिश करूं पहले कि जो बिल्कुल बाजार वाले केक की टक्कर का हो और स्वाद में उससे भी बेटर हो। जब मैं वो अचीव कर लूँगी उसके बाद फिर मुझे क्या करना चाहिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए अपने सर्कल में ही केक बना के फ्री में थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए हमारा कोई रिश्तेदार है कुछ है जिसका केक बर्थडे आ रहा है कुछ है, अपनी तरफ से केक बना के उन्हें देना चाहिए। धीरे धीरे ये हो जाएगी हमारी पब्लिसिटी, माउथ टू माउथ लोगों पे पहुंचेगा कि हाँ भाई वो बंदी केक बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है ना। तो जब आपके 20-25 लोगों पे ये बात आ जाएगी कि हाँ केक आप अच्छा बनाते हो, उसके बाद फिर वो और लोगों को बताएंगे, तब में भी आपको ऑर्डर मिलने शुरू होंगे। आप ये सोचें कि अगर मनी प्रॉब्लम है और स्टार्टिंग में ही आपको सीधे पेमेंट वाले ऑर्डर मिलने लगेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, आपके आसपास बेकरी होंगी, है ना, आप उनसे पर्सनल जाके डिस्कस कर सकते हो कि भाई मैं केक बनाती हूँ इस तरीके का है, उन्हें आप टेस्ट कराओ। अगर वो राज़ी हो जाते हैं, उनको टेस्ट पसंद आता है आपके केक का, तो वो अपनी शॉप पर भी बेच सकते हैं। तो ये स्टार्टअप के तौर पे हो सकता है कि हाँ एक छोटा, आपको अल्टीमेटली केक जो है वो बेकरी वगैरह पे बेचना है, तो स्टार्टिंग में आप यही करो कि लोगों को उनके बर्थडे एनिवर्सरी पे जैसे दे रहे हो, और इसी तरीके कुछ सैंपल अपने आसपास की जितनी भी बेकरीज हैं उन सब पे आप पहुंचाओ कि भाई ये केक है मैंने बनाया है, आप अपनी दुकान पर रख के देखो, अगर बिकता है तो बताना, फिर मैं बना सकती हूँ। इस तरीके से आपको थोड़ी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हर बिजनेस का यही है, कहीं ना कहीं से एक धागा पकड़ना होता है कि शुरू यहाँ से करना है। और जो चीज़ नहीं आती उसके लिए इंटरनेट है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखो, हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगी, हर टॉपिक पे ऐप मिल जाएंगी, ठीक है जी। आप शुरू करते हैं ऐसे क्वेश्चन जो मुझे पढ़ के सुनाने पड़ेंगे। हेलो दी, मुझे आपसे ये बताना है कि मेरी शादी को 3 इयर्स हो गए हैं, मैंने बीएड किया है, ससुराल वाले जॉब नहीं करवाना चाहते, मैं जॉब करना चाहती हूँ। शादी से पहले ही ये बात ओपन हो की गई थी कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं प्राइवेट में, वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते, अपनी मम्मी की ही सुनते हैं। मेरा एक बेटा भी है 1 ईयर का, सास की आदत है टॉन्टिंग करने की सारा दिन, अब मुझसे सुना नहीं जाता। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, घर का सारा काम करने के बाद अपना काम करती हूँ। जब मैं घर का काम करती हूँ तब तो सासू जी बच्चे को पकड़ लेती हैं, बट जब मैं अपना बाहर का काम करती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ती। कहती हैं रेत को
रात को जाग कर करो, मेड भी नहीं लगाने देती, बहुत गंदा फंदा बोलती हैं। हस्बैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलते हैं कि वो तो ऐसे ही बोलेंगी और मेड भी नहीं लगेगी, और तुम बाहर का काम भी नहीं करोगी और बिना गलती के भी सॉरी बोलने को कहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझसे उनका गंदा बोलना सुना नहीं जाता। उन हम दोनों को साथ में कहीं जाना या साथ में खाना खाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। अगर हस्बैंड मेरी कुछ केयर भी करते हैं तो सासू जी को गुस्सा आता है। सासू जी बोलती है कि सारा दिन करती क्या है, ये बात रोज़ बोलती हैं। अब मैंने 2 दिन तक कुछ काम किया ही नहीं और ना ही कुछ खाया, ना बनाया, ना खाया। गाड़ी में जाती हूँ तो भी बोलती हैं कि तेरे बाप ने दी थी गाड़ी। गाड़ी में अगर मैं आगे बैठती हूँ तो भी बोलती हैं कि इसको पीछे बैठाओ। बार बार बोलती हैं रहना हो तो रहो। इसके बाद भी इन्होंने एक जो इनको एक जवाब में कमेंट भी दिया गया कि मतलब उन्होंने भी, उनके साथ भी सेम कंडीशन हुई होगी तो उन्होंने यही इन्हें सलाह दी कि मैं भी पहले सुनती रहती थी, लेकिन जब से मैंने सुनना बंद कर दिया और 1-2 बार बोल दिया कस के तो ये चीज़ें ठीक हो गई। उसमें इन्होंने आगे यहाँ तक बताया है कि गाड़ी में जैसे बैठने को इन्हें मना कर रही हैं और बाकी चीज़ों के लिए भी काफ़ी गंदा गंदा इन्हें बोला जाता है और काम करने भी नहीं दे रहे और ताने भी मिल रहे हैं। सारी चीज़ें मतलब हैं इनके साथ में इनके पति जो हैं, जैसे ये अपने मैके जाती हैं तो अगर ये वहाँ से अपनी नानी के घर चली गई या कहीं और कि वहाँ भी घूमती रहती है, और ये जो गलत बात के बिना भी सॉरी बुलवाने वाली बात है कि बोल नहीं तो रिश्ता तोड़ दूंगा, ये नहीं करेगी तो रिश्ता तोड़ दूंगा, ये बात थी। अब मैंने आपको इतना सारा ही पढ़ के पूरा सुनाया, दूसरा कमेंट मैंने पढ़ा नहीं, उसकी आपको समरी बताई। लेकिन मेरे हिसाब से जब हर बात पे एक आदमी बार बार कहे जा रहा है ना कि रिश्ता तोड़ दूंगा, रिश्ता तोड़ दूंगा, रिश्ता तोड़ दूंगा, यानी कि रिश्ते की अहमियत सिर्फ आप ही समझ रहे हो, आप ही इस रिश्ते को निभा रहे हो। और इतने साल बाद शादी के अगर ये कंडीशन है तो ऐसे रिश्ते का होना ना होना एक बराबर है। अब एक तो होता है रिश्ता लीगली टूट जाना, दुनिया को पता लग रहा, एक होता है इलीगली टूटना कि हमें पता है अब रिश्ते में कुछ बचा नहीं लेकिन सामाजिक तौर पे हम साथ हैं, है ना। तो अब ये आपने जो इसमें बात कही कि अगर हम कहीं जाते हैं तो वो मुंह फुला लेती हैं, तो मुंह तो वो फुला ही नहीं है, उनका मुंह देखना बंद कर दो। अगर इसके बाद भी आपके हस्बैंड आपके साथ जितना ठीक ठाक रहते हैं उतना रहते रहो, बाकी अब जो आपको करना है आप वो कर दो। सपोज करो आपको जॉब करनी है तो आप जॉब शुरू कर दो, क्योंकि ये अगर इतनी शादी के इतने सालों बाद आपको नहीं दी लिबर्टी अपना डिसीजन लेने की, कहीं जाने आने की, जॉब करने की, तो वो अब भी नहीं देंगे। आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आपको जॉब करनी है, तो अब आप जॉब शुरू कर दो। जो बवंडर मच रहा है थोड़ा सा और मच जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जैसी लाइफ आप जी रहे हो ऐसी लाइफ में एडजस्टमेंट कर करके इतने साल निकालने के बाद भी ना आपको भलाई मिल रही है ना आपके मैके वालों को भलाई मिल रही है, और ये सब करके भी अगर ससुराल वाले खुश हों, वो ये कह दें कि बहू अच्छी है, चलो जी हमारी खातिर इसने इतने सेक्रीफाइस करे, तो भी एक बार को ये चीज़ जस्टिफाई हो जाती है। लेकिन फिर आप किसके लिए कर रहे हो? कोई भी तो खुश नहीं हो रहा, ना आप खुश हो, ना आपके पति खुश हैं, ना आपके सास ससुर खुश हैं, और ना ही आपके पीहर वाले खुश रह पा रहे होंगे इस सब के चलते। तो आप ये जो सेक्रीफाइस कर रही हो वो किसके लिए कर रहे हो, ये सोचो एक बार। कोई भी तो खुश नहीं है, तो अगर आप जॉब के लिए निकल जाओगी एटलीस्ट आप खुश रहोगी, वो तो वैसे भी खुश नहीं है। और रिश्ता तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा, देख लो एक बार करके कैसे तोड़ते हैं, और तोड़ दे तो तोड़ ही दे। ऐसे जलील रिश्ते का मतलब ही क्या है जो हर दूसरी बात पे धमकी दे रहा है कि रिश्ता तोड़ दूंगा, तो तोड़ ही दे भाई, निपट ले तोड़ के पहले। ऐसे तो ऐसे ठीक, कभी ना आपको करना पड़ता है, आप कब तक निभाओगे इतने साल? तो ठीक है, या तो तोड़ दूंगा वो फर्जी धमकी दी खत्म हो जाएगा, और नहीं तो सच में तोड़ दें, फिर इतने घुट घुट के जीने से तो अच्छा अकेले जी लो, सीधी बात। मैं हमेशा ये नहीं कहती, इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ। हर रिश्ते का जो भी उठापटक होती है उसका एंड तोड़ना नहीं होता, लेकिन शादी के इतने साल बाद अगर बच्चा भी है, सब कुछ है, और पति पत्नी आपस में एक दूसरे को सम्मान नहीं दे रहे, कोई प्यार नहीं है, एक दूसरे की इच्छाओं का मान नहीं है, एक ही आदमी झुकता जा रहा है और दूसरा जो है वो अपनी सही गलत सारी बातें उस पर लादता जा रहा है, तो वो रिश्ता किस लिए है, क्यों है,
ये सोचना ज़रूरी हो जाता है। या तो आपके इतना दबने से भी वो खुश हो अगला आदमी, तो समझ में आता है कि चलो भाई हमने कुर्बानी दे दी अपनी खुशियों की, ये तो खुश रहें। एक तरफा प्यार भी होता है, एक तरफा रिश्ता भी निभाया जाता है। लेकिन ना आप खुश हो, ना वो खुश है, ना उसके घर वाले खुश हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, तो इस सबको एक एंड पे लाना ज़रूरी होता है। तो आप मेरे हिसाब से जो जॉब आपको लगता है आपको मिल जाएगी और आप कर लोगे, आप वो जॉब पकड़ो। इनके मुंह देखना बंद करो, और रिश्ता तोड़ दूंगा वाली में कह दो कि ठीक है तोड़ दो एक बार। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर तरीके से टूटे। और दूसरी चीज़ ये होती है ना कि करती क्या है करती क्या है। तो अब आप बता भी रहे हो कमेंट में कि आपने 2-3 दिन से ना कुछ किया है, ना बनाया है, ना खाया है। तो अपने लिए बना लो, खा लो, भूखे मत रहो। इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता किसी पे भी, सिवाय आप अपने शरीर में कोई ना कोई बीमारी बना लोगे। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप काम करते रहो अपना, और खाते पीते रहो। लड़ने के लिए भी ताकत चाहिए होती है, क्योंकि अगर किसी को आपकी बात सुननी होती, फ़र्क पड़ना होता, तो पड़ता, राजी खुशी में ही पड़ता। तो जिसे आपके सीधे बात का नहीं सब फर्क पड़ता, वो आपकी रो के बात भी नहीं सुनेगा। उन्हें सब यही लगेगा कि ड्रामा कर रही है, उसका ड्रामा चालू है। यही डायलॉग वहाँ से आ रहे होंगे। ठीक है, तो खाना नहीं बनाना, काम नहीं करना, या खुद नहीं खाना खाना, ये कोई ऑप्शन नहीं होता। खाओ बनाओ, हो सके तो मस्त रहो, और जॉब कर लो किसी की खुशी के लिए, ना खुशी के लिए। एक लिमिट तक आप अपनी लाइफ को तोड़ मरोड़ सकते हो, लेकिन जब उसके बाद भी सामने वाला खुश ना हो, तो फिर हमें चाहिए कि हम एटलीस्ट अपनी खुशी वाला काम तो कर ही लें। वो तो खुश हो नहीं रहे। ठीक, ये जो मैंने अभी आपके साथ पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था सास ससुर वाला, सेम इसी तरीके का है। बस यहाँ पर ये उनकी शादी में एक ही बेटा था उनके पास। यहाँ शादी को हो गए 18 साल, और हस्बैंड जो है वो इस मोड में है कि अगर मतलब इनके साथ थोड़े ठीक भी रहते हैं, लेकिन फिर अगर माँ और पत्नी की तुलना हो जाए तो फिर वो माँ की तरफ झुक जाते हैं, चाहे वो सही हो या फिर वो गलत हो। अब यही कह रही है कि अगर इतना घूमने भी थोड़ा बहुत जाएंगे हम लोग, तो इनको प्रॉब्लम होती है, मुंह फुला लेती हैं, परमिशन लेके जाना पड़ता है, और परमिशन लेके जाने के बाद भी मुंह फुला रहता है। तो इसमें तो देखो सिंपल सी बात है, मुंह उनका फूला है और फूला ही रहेगा। आपने कोशिश करके देख ली, तो उनके मुंह की तरफ मत देखो। अगर आपको जाने को मिल रहा है तो जाओ। यही मैं पिछले केस में भी बता रही थी, यही मैं अब भी बताऊंगी। नाराज़गी की परवाह जो है वो उस व्यक्ति की करो जो आपके एफर्ट्स के बाद में भी खुश हो जाए। लेकिन अगर एक आदमी ऐसा है कि आप कुछ भी कर लो, उसको मुंह फुला के ही रखना, उसको बुरा ही लगेगा, तो फिर उसकी चिंता छोड़ दो, उसे फूला ही रहने दो। लेट हर और हिम इंजॉय। और आपको जो करना है ना फिर आप कर दो। आप चिंता, आपके ऊपर से वो प्रेशर हट गया कि भाई उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, उसको ऑलरेडी बुरा लगा हुआ है, उसको लगता ही जाएगा बुरा। तो आप उसकी टेंशन मत लो। आपको जो सही लग रहा है आपकी लाइफ में, जो ज़रूरी है, आपको जो करने से खुशी मिलेगी, आप वो कर लो। तो वो तो ऑलरेडी है उस मोड में कि बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, थोड़ा और लग जाएगा, दैट्स ओके। उधर देखो ही मत, अब अपनी लाइफ एंजॉय करो। 18 साल हो गए शादी के, कुछ दिन बाद बुढ़ापा आ जाएगा, फिर कभी इंजॉय कर पाओगे। तो अपनी हस्बैंड वाइफ की जो पर्सनल केमिस्ट्री है उसे इम्प्रूव करने पे ध्यान लगाओ, और जो मुंह फुला के बैठे हैं उनको इंजॉय करने दो अपने फूले हुए मुंह के साथ। एक क्वेश्चन बड़ा यूनिक सा आया कि इनकी शादी जनवरी 2023 में हुई है, जॉइंट फैमिली, यहाँ के लोग ब्लैक मैजिक, तांत्रिक, इस तरीके के काम करते हैं, और मुझे इन सब बातों में भरोसा नहीं, फिर भी ये सब देखकर डर लगता है। हस्बैंड से डिस्कस किया तो वो बोलते हैं कि क्या ही कर सकते हैं। अब हस्बैंड कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो कर रहे हैं मम्मी और बड़े भैया, वो घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा डर लगता है। अब इनके ससुर जी जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी उनके सामने तस्वीर के तीनों टाइम खाना वगैरह निकाला जाता है। तो ये सजेशन चाहती है कि मुझे डर लगता है, बताइए प्लीज़ मैं क्या करूँ। तो देखो, जब तक बात उनके अपने ऊपर तक है, ठीक है, वो जो कर रहे हैं लेट देम डू। आपको इन्वॉल्व करें, आपके पास पूरी अथॉरिटी है, आप मना कर सकते हो। लेकिन इनमें इन्होंने क्वेश्चन में ऐड किया था कि इनकी जेठानी ने मना किया इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए, तो उनको डायन करार दे दिया। यहाँ सुन के थोड़ा मेरा भी दिमाग ठनका कि भाई इतना आसान नहीं है यहाँ पर विरोध करना। लेकिन अगर कल को वो तांत्रिक और इन सब चीज़ों का, जितना मैंने सीरियल्स वगैरह में देखा है,
या क्राइम पेट्रोल में मैं बताऊं जिनमें सच्ची बातें दिखाते हैं, कुछ केसेस थोड़ा बहुत बताते हैं, तो इनका कोई सिर पैर नहीं होता ख़त्म होने का। तो किसी दिन किसी तंत्र मंत्र में ये लिखा मिल गया कि बहू का गला काट दो, तो वो शायद वो भी काटने बैठ जाए। तो ये लोग रिलायबल नहीं होते इस तरीके के कामों में जो जुटे हुए होते हैं। आप कैसे भी करके अपने हस्बैंड को भाई ये मनाना पड़ेगा आपको कि भाई ठीक है, लेकिन बड़ी भाभी ने मना किया, उनको डायन करार दे दिया, अब मैं मना करूं तो मुझे भी कर देंगे और मन मेरा करता नहीं ज्वाइन करने का, तो बीच का रास्ता आप ही निकालो। ये आप अपने हस्बैंड के ऊपर ही बात डालो कि वो क्या इस तरीके का इस समस्या का हल निकालेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद ये है कि आप थोड़े से सतर्क रहो ऐसे घर में। मैं तो आपको सलाह ये दूंगी कि थोड़े से अटेंटिव रहना कि कहाँ तक और क्या क्या चल रहा है, किसी दिन ओवर ना हो जाए चीज़ें, है ना। लेकिन अगर बात सिर्फ इतनी है कि पूजा पाठ ये वो आधे घंटे की जगह 3 घंटे की पूजा या थोड़े से कर्मकांड एक्स्ट्रा और वो खुद लगे हुए हैं, तो करने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको विश्वास नहीं है, आप अपनी जगह टिके रहो, उन्हें विश्वास है उन्हें कर लेने दो। जब तक बात होती है विश्वास की तो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस अंधविश्वास में जाके अगर आपको कल को कोई नुकसान होने लगे तो उसके लिए आपको मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा और अटेंटिव भी, कि किस हद तक और क्या क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और जो आपकी जेठानी हैं जिनको विरोध के रूप में डायन बना दिया गया है, उनके साथ आप अपनी टर्म्स अच्छी रखो। दूसरी चीज़ ये बहुत है, क्योंकि फिर कभी जब अपोजिशन में बात आएगी कि भाई हम बहुएं विरोध कर रही हैं, तो कम से कम आप लोग एक साइड खड़े हुए दिखाई दोगे, है ना। तो उनके साथ अपनी टर्म्स अच्छी रखो, आंख और कान खुले रखो, ध्यान से देखो क्या और कितना चल रहा है। बाकी ईश्वर से प्रार्थना करो कि सब चीज़ें ठीक हो। आखिरी क्वेश्चन आज का आया है कि प्लीज शेयर हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास एज आई एम ऑल्सो अ गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर। गवर्नमेंट नहीं है शायद, प्राइमरी टीचर। देखो इसमें ना सिंपल होता है, एज अ टीचर क्लास में डिसिप्लिन, मैं भी अभी 22 साल मेरी नौकरी को इस 21 तारीख को अभी हो गए, लेकिन अभी भी अगर मैं कहूँ ना कि मुझे बिल्कुल कमांड है तो वो गलत होगा, क्योंकि हर साल अलग क्लास आती है। अभी एक बार कमेंट भी आया था कि कितनी बोरिंग जॉब होगी आपकी, अभी नहीं काफ़ी महीने पहले आया था कि कितनी बोरिंग जॉब होगी आपकी, सेम मतलब क्लास सेम सिलेबस हर बार पढ़ाना। तो शायद मैंने उन्हें जवाब दिया था या मैं सोच के ही रह गई, लेकिन देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन हर बार क्लास बच्चे बदल जाते हैं, वो ये भूल गई कमेंट लिखते हुए। तो आपने मान लीजिए इस बार जो आपके पास क्लास है उसके हर बच्चे की आपको पता चल गई क्या है उसका पैटर्न, और आपने उन्हें माइंड करना सीख लिया। अगले साल फिर क्लास बदल जाती है, हर बच्चा अपने आप में अलग है। और ये बात सिर्फ फैंसी तौर पे कहने के लिए, एक्चुअल में हर बच्चा बिल्कुल अलग होता है। आप दो बच्चों को एक साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें डिसिप्लिन में रखने के लिए हर बच्चे के साथ एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो मैं अभी भी इतने सालों बाद मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती कि हाँ मुझे एक क्लास दो और मैं मेंटेन रख लूँगी, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एवरग्रीन हैं और फॉलो करने होते हैं, तो आपकी क्लास 90% डिसिप्लिन में रहती है, ठीक है। एक तो सबसे सीधा और सबसे सरल, डिसिप्लिन भंग कब होगा, जब बच्चा खाली बैठेगा, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर वो बच्चे किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियां लगी हुई हैं, तो वो अपने आप शैतानी या कुछ भी उल्टे काम करने की तरफ नहीं जाएंगे, वो उस काम में लगे हुए होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो टीचिंग मेथड है वो ऐसा हो जो उन्हें बांध के रखे। दूसरी चीज़, अगर आप गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर हैं, मैं हूँ जैसे, मैं 3 क्लास एक साथ पढ़ाती हूँ, तो उनमें से आप चाह के भी एक क्लास को आप पूरा 100% टाइम नहीं दे रहे। तो जब आप फर्स्ट को पढ़ा रहे हो, जब सेकंड थर्ड क्या करेगी, और जब सेकंड को पढ़ा रहे हो तो फर्स्ट और थर्ड क्या करेगी, ये आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। इस तरीके के काम उनको दिए रखो जिसमें वो इन्वॉल्व रहें रियल में। ऐसा ना लगे कि बस हम लगे हुए हैं, हो कुछ रहा नहीं। उनको मतलब कुछ ना कुछ उन्हें चैलेंजिंग काम ना अगर उनके सामने रहेगा तो फिर वो उसमें लगे रहते हैं। दूसरी चीज़, डिसिप्लिन के लिए आपकी जो एक कहना चाहिए आपका जो ऑरा है वो ऐसा क्रिएट करो कि जब आप कहें कुछ तो बच्चे आपकी बात सुने।
आपका कहने का तरीका थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से फन लविंग भी हो, लेकिन स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चों के साथ आप बिल्कुल बच्चे बन जाओगे, बिल्कुल मस्ती में आ जाओगे, तो फिर वो भूल जाते हैं कि वो स्कूल में है, फिर वो बिल्कुल आपके सिर पे सवार हो जाएंगे। अब मम्मी की जान को तो 2 या 3, या हमारे यहाँ की बात करें तो 6 बच्चे होते हैं, लेकिन एक टीचर के पास 35-40 बच्चे जब एक साथ अगर सब अपनी बात बोलेंगे तो फिर हमारी बात कैसे सुनाई देगी। थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट रखना है अपना ऑरा, और ऐसा बनाना है कि हाँ मैम जी कह रही हैं तो कुछ बात है, सुनना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। और स्ट्रिक्ट रहने के लिए ऐसा नहीं है कि मार पीट के ही आप स्ट्रिक्ट रह सकते हो। आप अगर एक बना के रखते हो कि हाँ भाई ये चीज़ नहीं, या कोई बच्चा आपसे एक अलग टोन में बात कर रहा है, आप उसको वहीं पे आपने खड़ा करके अच्छे से तेज आवाज में सबके सामने कि नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं बोलते, तो थोड़ा सा मतलब ये चीज़ें कहना चाहिए करते करते आएंगी। आपने ये मेंशन नहीं किया कि आपको कितने साल हो गए इस जॉब में। तो 2 ही चीज़ हैं, एक तो बच्चों को बिजी रखो, और दूसरा अपने और बच्चों के बीच में एक वो बना के रखो घेरा, कि जब आप कहें तो वो बात बच्चों के लिए मैटर करे, उनकी आवाज़ में आपकी आवाज़ खोनी नहीं चाहिए। कुल मिला के ये है असली बात, कि अगर आपकी आवाज़ चाहे तो नॉर्मली तेज़ रखो, माइक यूज़ करो, या फिर कुछ डस्टर वगैरह टेबल पे बजा के बोलने से पहले थोड़ा सा उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो, ताकि जब आप बोलो तो वो सुने। और जब आप बोलोगे और वो सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। डिसिप्लिन टूटता ही तब है जब मैम कुछ कह रही हैं और बच्चे अपनी अपनी गा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो टीचिंग मेथड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, दूसरा जो खाली टाइम में उनको देने वाले काम है उसकी आपके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए दिमाग में, या क्या कि जब बच्चे के पास कुछ नहीं है बोर्ड पे से उतारने का, या जब मैं उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रखो तो आपका डिसिप्लिन क्लास में बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए आपको खुद डिसिप्लिन में रहना आना चाहिए। ठीक, अगर आप लगातार काम कर रहे हो, समय पे जा रहे हो, टाइम टू टाइम अपने सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी मतलब आपका काम है उससे टाइम के अकॉर्डिंग पूरा कर रहे हो, एक शेड्यूलिंग दिख रही है कि हाँ भाई मंडे को ये होता है, ट्यूसडे को ये होता है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे उसी के अनुसार ढले रहते हैं। और रही बात ये कि बिना काम करे बच्चा शांत रह जाए, वो नहीं रहता। उसमें तो मुझे आज तक सफलता मिली नहीं। मैं सोचूं कि मैं कोई प्रॉपर काम नहीं करा रही हूँ, कोई एक्टिविटी करा रही हूँ और बच्चे शांत हैं, नहीं। जब एक्टिविटी होती है तो मेरा गला उस दिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि मुझे उनसे तेज़ बोलना होता है अपनी डायरेक्शंस देने के लिए, तो वो नहीं रहते। तो बच्चे जितना ज़्यादा इंजॉय करेंगे उतना ज़्यादा शोर मचाएंगे मचाएंगे। तो आपको बीच में एक रास्ता निकालना है जिसमें इंजॉयमेंट भी हो, लेकिन एक सटल वे में। आपको बार बार उन्हें समझाना होगा कि ये घर नहीं है, आपको बिहेव करना है इन अ सर्टेन वे व्हेन यू आर इन स्कूल। तो धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। और डिसिप्लिन जब कोई आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो और बच्चा तोड़ रहा, तो जो पहला तोड़े उसको स्ट्रिक्टली आपको कंट्रोल करना चाहिए। चाहे तो क्लास से अलग सीट से निकाल के अपने पास बाहर खड़ा कर लो कि आप यहाँ मेरे पास ही रहोगे, या आप बोर्ड पे ये लिख के दिखाओ, इस तरीके का। तो पहला अगर कहना चाहिए वो आप कंट्रोल कर जाते हो तो बाकी को उससे सबक मिल जाता है। ये चीज़ें होती हैं कुछ जो प्रैक्टिकल आप जब टीचिंग करते हो तो धीरे धीरे समझ में आती है कि ये करने से ये हुआ। ये आपको कहीं किसी किताब में लिखा हुआ मिलेगा नहीं, और किताब में सिर्फ इतना ही मिलेगा कि बच्चों को यथासंभव आप व्यस्त रखें ताकि बच्चा इन्वॉल्व रहे और फालतू की शैतानियाँ ना करे। तो ये थे जी आज के एपिसोड के क्वेश्चन आंसर। आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लाइफ से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, आपके किसी फ्रेंड का कोई मुद्दा हो, तो प्लीज़ शेयर करना, कोशिश करूँगी जवाब देने की, डिस्कस करने की। ये यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।